नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि बड़ी रानी यहाँ पर कवि नालिशा के साथ बातें कर रही होती है। कवि नालिशा उन्हें आश्वासन देती है कि वो ही उनकी माँ है, क्योंकि आज तक उन्होंने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। इसलिए बड़ी रानी अपने ख्यालों में यही सोचती है कि क्या काश रोहित के नाना जिंदा होते तो हमारे अंदर ये डर नहीं होता, वो हमारे अंदर इस डर को आने से पहले ही इसे खत्म कर देते। इधर दूसरी तरफ बूढ़े किंग के पैलेस में अपने रूम की विंडो के पास खड़े हुए किंग अब कुछ सोच रहे थे, क्योंकि किंग आज किसी गहन सोच विचार में थे। जब किंग विंडो के पास खड़े होकर ये सब सोच रहे थे तभी उनके कानों में अब उस स्टैचू की आवाज आती है। स्टैचू कहती है, किंग क्या सोच रहे हैं आप? स्टैचू के सवालों का जवाब देते हुए अब किंग कहते हैं, कुछ खास नहीं, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की जड़ कहाँ तक फैली हुई है। क्योंकि मैंने अपने आप को कितने सालों से मरा हुआ भी साबित किया हुआ है, लेकिन अभी तक मैं इनकी जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाया हूं कि आखिर इनकी शुरुआत कहां से हुई है। किंग की बात का जवाब देते हुए अब स्टैचू कहती है, किंग इतने सालों से आप कोशिश तो कर ही रहे हैं कि वो लोग अपना मुंह खोलें, लेकिन इतने साल हो गए हैं उन्होंने अपना मुंह आज तक नहीं खोला है। हालांकि कितने ही टॉर्चर उन लोगों को दिए जा चुके हैं, लेकिन उनको तो मौत का भी डर नहीं है। क्योंकि सुना है जिन लोगों को मौत का डर होता है वो मौत के डर से हर एक उस सच को उगल देते हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं। इन्हें ना मौत का डर है ना किसी ही और चीज का, यहाँ तक कि वो अपने शरीर को भी नहीं देखते। हम कितनी ही प्रताड़ना उनको दे चुके हैं, लेकिन उसका उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। स्टैचू की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं कि अनिका को यहाँ वापिस आना होगा इससे पहले कि वो इमोशनल होकर अब कवि नालिशा का सच किसी को भी बता दे। क्योंकि किंग की नज़र अभी भी अनिका के ऊपर ही थी और किंग अब जान चुके थे कि अनिका को उसके कवि नालिशा का सच पता चल चुका है। इसलिए अब किंग स्टैचू से कहते हैं कि हमें अनिका को जल्द से जल्द अब यहाँ पर बुलाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो अब इस सच को किसी को भी बताए। किंग की इस बात का जवाब देते हुए अब स्टैचू फिर से कहती है, क्या फर्क पड़ जाएगा किंग, अगर रानी साहिबा को पता चल गया कि वो कौन है? अगर उसे अपनी माँ के बारे में भी पता चल जाता है तो उससे भी क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब तो वो उस महल की क्वीन है। स्टैचू के इस सवाल का जवाब देते हुए अब किंग फिर से कहता है, ये तो कवि नालिशा पर ही अब डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेगी, क्योंकि अगर कल को ये बात किसी के सामने भी आती है तो वो सब कुछ कवि नालिशा के ऊपर ही डिपेंड करेगी कि वो क्या सोचती है और उनका मन क्या कहता है, क्योंकि उसे उस चीज के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब किंग कहते हैं कि जिन लोगों को सच बाहर लाने का शौक होता है ना, वो ये भूल जाते हैं कि हर सच खुशी नहीं देता है, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो बहुत सारी जिंदगियों को तबाह भी कर देते हैं। क्योंकि सच तक तो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो उस सच को कितना ही छुपाने की कोशिश करते हैं और कितना उसे लोगों के सामने जग जाहिर कर देते हैं। ये कहते ही अब किंग एकदम से खामोश हो जाता है, क्योंकि किंग को अनिका की बात अब तक पता चल गई थी और अब वो अपने मन में ही सोचते हैं कि आखिर कैसे पता लगाया जाए। वो तो अपने मुंह तक खोलने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि किंग अब फिर से उन्हीं आदमियों के बारे में सोचने के लिए लग गया था जिसे उसने किडनैप किया था। क्योंकि इतने सालों से किंग ने उस आदमी को उनको किडनैप किया हुआ था, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला था, जिससे किंग भी अब परेशान हो चुका था। क्योंकि किंग उन्हें मार भी नहीं सकता था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि जब तक उनके पास ये आदमी है तब तक किंग के पास एटलीस्ट एक होप तो है कि वो कभी ना कभी तो अपने आप से दुखी होकर या उनके द्वारा दिए गए टॉर्चर से परेशान होकर कभी ना कभी तो अपना मुंह खोलेंगे ही। किंग
अभी अपने मन में यही सोचते हैं कि आखिर वो क्यों अपने मुंह को खोल नहीं रहे, आखिर कौन है इनके पीछे वो लोग जो खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को इतने सालों से फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है और इतना ज्यादा मैन पावर भी है उसके पास कि इसके ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा ही नहीं हो रहा है। इसकी जड़ें बड़ी गहराई तक फैली हुई है, लेकिन अभी तक हमें उस इंसान के बारे में पता नहीं चला जो इसे फंडिंग दे रहा है। ये सोचते ही अब किंग फिर से स्टैचू से कहता है, उस स्वाति मल्होत्रा की बेटी तक ये मैसेज पहुंचा दो कि वो कल कॉलेज आ जाए, क्योंकि अब उसका यहाँ पर आना बहुत ही जरूरी हो गया है और उसे कॉलेज से यहाँ तक कैसे लाना है ये तुम डिसाइड कर लेना। ये काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे कल के कल ही वो स्वाति मल्होत्रा की बेटी मुझे यहाँ पर मेरे पैलेस में चाहिए। किंग की ये बात सुनकर अब स्टैचू फिर से कहती है, ओके किंग। ये कहते हुए ही वो स्टैचू अब फिर से कहती है, क्या हम छोटे युवराज और उनके भाई बहन को भी यहीं पर ही बुला लें। स्टैचू अब यहाँ पर किंग से रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर को यहाँ पर पैलेस में बुलाने के लिए कहती है। अब स्टैचू अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से कहती है, वैसे भी छोटे युवराज आपको बहुत ही मिस करते हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो अभी भी आपको मिस कर ही रहे होंगे। स्टैचू की ये बात सुनकर अब किंग फिर से कहते हैं, अभी कुछ समय के लिए और रुक जाओ, अभी हमें थोड़ा सा समय और लेना चाहिए। थोड़ा कुछ दिन बाद ही मैं तुम्हें बता दूंगा कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए उन्हें वहीं पर ही रहने दो। किंग की ये बात सुनकर अब स्टैचू कहती है, ओके। ये कहते हुए ही अब स्टैचू भी अब उस रूम से बाहर निकलकर चली जाती है। तो वहीं अपने रूम में बैठकर अब किंग अपने ही टैबलेट को अपने हाथ में पकड़े हुए था और अब वो उस टैबलेट पर कुछ टाइप करने लग जाता है। कुछ ही देर में जब उसके रूम की दीवार पर एक स्क्रीन शो होने लगती है, क्योंकि किंग ने जब उसे अपने टैब पर ये सब वो वहां पर टाइप कर रहा था, तो जब उसका काम वो उस टैब पर पूरा हुआ तो एक सडनली उसकी दीवार पर एक स्क्रीन शो होने लगती है जिसमें पूरा का पूरा अंधेरा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरे कमरे की तस्वीर वहां पर अपनी स्क्रीन में देख पा रहा था, क्योंकि उस दूसरे में पूरी तरह अंधेरा ही अंधेरा था। उस अंधेरे में एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ था, उसकी बस आंखें ही दिख रही थी उस अंधेरे में। किंग ने अब अपनी एआई वो से उस स्क्रीन पे जैसे ही देखा तब उसने पूछा कि कैसे हो तुम, तुम्हारा ख्याल रखने में मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही ना। किंग की ये बात सुनकर अब सामने से आवाज आती है कि तुम खुद को क्या समझते हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो और ना ही तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सको, और मुझे तुम्हारी कोई मेहमान नवाजी चाहिए भी नहीं है, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। सामने वाले की ये बात सुनकर अब किंग फिर से कहता है, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ना भी नहीं चाहता हूँ। अरे मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ कर भी क्या लूंगा, मुझे तो बस तुम ये बता दो कि तुम्हारे सर जी कौन हैं, जो तुम लोगों को जिसके कहने से तुम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हो। मुझे तो बस उसका पता चाहिए है और मैं उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। आखिर इतने सालों से तुम इस कैद में जो हो। किंग की इस बात का जवाब देते हुए अब वो आदमी कहता है, क्या लगता है तुम्हें कि क्या मैं पागल हूँ? तुम उन लोगों तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। कितने सालों से तो तुम ये कोशिश कर ही रहे हो, लेकिन आखिर क्या उखाड़ लिया। तुम उन तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, मेरी ये बात तुम याद रखना। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें और ये तुम्हारी गलतफहमी तुम्हें लेकर डूबेगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो शख्स फिर से कहता है, कितनी ही प्लानिंग की थी मैंने आयशा की शादी अपने बेटे से करवाने की, लेकिन उसे धर्मराज मारवा ने मेरा पूरा का पूरा प्लान ही खराब कर दिया था। उस शख्स की ये बात सुनकर अब किंग कहते हैं, तुम मेरी बेटी का सच जान गए थे, इसलिए ही तो तुम यहाँ पर कैद हो। तुम ये सोचो, काश तुम मेरी बेटी तक नहीं पहुंचे होते तो शायद आज तुम भी आजाद ही होते। मैं तुम्हें अब लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। मैं तुम्हें या तो तुम मुझे सच बता दो, वरना मौत के लिए तुम तैयार हो जाओ। किंग अब उस आदमी को डराते हुए ये सब कहता है, लेकिन उस आदमी को देखने पर जरा सा भी नहीं लग रहा था कि किंग की धमकियों का उसके चेहरे पर कोई भी असर पड़ रहा है, क्योंकि इतने अंधेरे में भी उसके चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही किंग की बातों से यहाँ तक कि उसे मौत का भी डर नहीं था। वो भी अपने उस किए हुए पर पछता रहा था कि काश आयशा मारवा की शादी उसके बेटे से हो जाती। किंग की इस धमकी का जवाब देते हुए अब वो शख्स फिर से कहता है,
तुम्हें जो कहना है कहो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो। ये सिर्फ तुम्हारी गीदड़ धमकियाँ है और मैं ऐसी गीदड़ धमकियों से नहीं डरता हूँ, क्योंकि मुझे पूरी तरह से यकीन है कि तुम मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकते। मुझे मारने की बात तो बहुत ही दूर है, और वैसे भी बहुत जल्द ही अब स्वाति की बेटी भी मुझे यहाँ से बचाकर यहाँ से ले जाएगी, ये मुझे पूरी तरह से विश्वास है। उस शख्स की ये बात सुनकर अब किंग कहता है कि तुम्हारा ख्याल अच्छा है, तुम अपने यही ख्याली पुलाव बनाओ कि स्वाति की बेटी तुम्हें आएगी और तुम्हें बचा कर ले जाएगी। तुम्हारा चलो, मैं तुम्हारी कुछ मदद इसमें कर ही देता हूँ। तुम ये सोच रहे हो ना कि जब स्वाति की बेटी को इसके बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हारी मदद करेगी। चलो, इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर ही देता हूँ। मैं ही स्वाति मल्होत्रा की बेटी को तुम्हारा सारा सच बता देता हूँ और फिर मैं ये देखूंगा कि वो तुम्हें बचाती है या फिर तुम्हें सीधा ही ऊपर भेज देती है। किंग की ये बात सुनकर अब उस शख्स को बहुत ही गुस्सा आता है, जिसका जो गुस्सा उसके चेहरे पर साफ साफ देखा भी जा सकता था। किंग की ये बात सुनकर अब वो शख्स किंग को गुस्से से कहता है कि अपनी हद में रहो, अपनी हद से बाहर मत निकलो। वो कोई स्वाति मल्होत्रा नहीं है, क्योंकि वो उसकी बेटी है। वो कोई स्वाति मल्होत्रा नहीं है जो मेरे साथ ऐसा करेगी, क्योंकि एक पल के लिए स्वाति मल्होत्रा ने चाहे मेरे साथ जो भी कुछ किया हो, लेकिन उसकी बेटी तो मुझे यहाँ से बचाकर लेकर ही जाएगी। और वो समय अब दूर नहीं है जब मैं यहाँ से जल्द ही रिहा होऊंगा। इससे पहले कि वो शख्स अपनी और भी बातें आगे कहता, फिर कुछ तभी किंग ने अपने हाथों की उंगलियों को फिर से अब अपने टैबलेट पर चलाना शुरू कर दिया था, जिससे कि अब उस रूम में फिर से पूरा का पूरा अब वहां पर उस धुआं फैल गया था, जिससे धुएं को अब उस आदमी के लिए बर्दाश्त करना अब बहुत ही मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से वो शख्स अब उस धुएं की वजह से खांसते खांसते वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वो उस धुएं में खास रहा था, वो किंग को फिर से एक वार्निंग देता है कि तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, ये धुआं भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम बस मुझे टॉर्चर कर सकते हो। अब ज्यादा वक्त तक मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। ये कहते हुए ही वो शख्स फिर बेहोश हो गया था। और यहाँ पर अब किंग भी अपने दीवार की स्क्रीन को अब अपने टैबलेट पर उंगलियां चलाते हुए फिर उसे बंद कर देता है। और अब वो अपने मन में ही सोचता है कि चलो आलिशा के मैटर में ही स्वाति मल्होत्रा की बेटी की परीक्षा ली जाए, क्योंकि अब किंग के चेहरे पर भी एक सरकास्टिक स्माइल थी। अब किंग अपने ख्यालों में सोचते हैं कि अनिका कविन आलिशा तक पहुंची चुकी है, लेकिन चलो अब जब वो यहाँ तक पहुंची चुकी है तो अब उसकी भी परीक्षा ले लेते हैं कि आखिर वो कहाँ तक अपनी परीक्षा में खड़ी उतरती है। अगर वो भी अपनी माँ की तरह ही होगी तो मैं उसे इस शख्स का सारा ही सच बता दूंगा। लेकिन अगर वो इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन लेगी तो फिर तो मुझे रोहित को भी चौकन्ना रहने के लिए बोलना होगा कि वो अनिका से अपनी कोई भी बात ना बताए, क्योंकि अब यहाँ पर अनिका की ही परीक्षा ली जाएगी। अगर अनिका उस परीक्षा में पास होती है तो मैं उसे सारी ही बातें इस आदमी से जुड़ी बता दूंगा। लेकिन अगर वो इस परीक्षा में फेल हुई तो फिर तो रोहित को अब अनिका से थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। किंग अपनी इसी गहरी सोच में ही थे तो वहीं दूसरी तरफ अभी इंडिया में दिल्ली में मल्होत्रा हाउस में अब श्वेता अपने पापा यानी कि किशन मल्होत्रा से कहती है, पापा मम्मी से बात करते हो ना, कितना वक्त हो गया है उनसे बात किए हुए, क्योंकि हमने तो कितनी ही बार कोशिश की है, लेकिन जब से मम्मी पेरिस में गई है तब से मेरी तो उनसे बात भी नहीं हो पाई है। श्वेता की ये बात सुनकर अब किशन मामा कहते हैं, बेटा मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है तुम्हारी माँ से बात करने के लिए। कितने ही बार मैं ये सोचता हूँ कि मैं उन्हें कॉल लगाऊं, लेकिन वो वहाँ पर जिस काम के लिए गई है हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं डेली ही एक ना एक बार ये सोच लेता हूँ कि एक बार अंजलि से कॉल करके उसका हाल चाल पूछ लूँ और ये पूछूं कि जिस काम को करने के लिए वो यहाँ से गई है वो उस काम को करने में कितना सफल हुई है और कितना नहीं, क्या उसे वहाँ जाने के बाद कोई क्लू भी मिला है या नहीं। लेकिन फिर मैं ये सोचकर अपने आप को रोक लेता हूँ कि वो वहाँ पर बिजी होगी, वो जिस काम को करने के लिए गई है उसे वहाँ पर उस काम को करने देना चाहिए, नहीं तो हो सकता है वो उस काम को करने में डिस्टर्ब हो। अपने पापा की बात का जवाब देते हुए श्वेता कहती है,
लेकिन पापा अगर बड़े भाई मिल जाएंगे तो क्या वो हमारे साथ इसी घर में रहेंगे? श्वेता अब अपने उन्हीं सवालों को पूछ लेती है क्योंकि अंजलि यहाँ पर अपने बड़े बेटे को ढूंढने के लिए पेरिस गई थी। इसलिए अब श्वेता के मन में आता है कि अगर सपोज उसकी माँ उसके भाई को ढूंढने में कामयाब भी हो जाती है तो क्या वो उनके साथ रहेंगे या वो जहाँ अभी रह रहे हैं वहीं पर ही रहेंगे। श्वेता के इस सवाल पर अब किशन मल्होत्रा कहते हैं अब ये तो हमें उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए ना, और अब तो वो भी बहुत ही बड़ा हो गया होगा, वो अपनी लाइफ के हर डिसीजन शायद खुद ही लेता होगा, इसलिए ये डिसीजन बस उसी का ही होगा, हम उसे कुछ भी नहीं कह सकते। किशन मामा की ये बात सुनकर अब श्वेता कहती है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो कितने ही बड़े क्यों ना हो गए होंगे, लेकिन वो मम्मी को मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि आखिर मम्मी उनकी सगी मम्मी है और मम्मी उन्हें मल्होत्रा हाउस लेकर आ जाएंगी। अगर मम्मी उन तक पहुंच भी जाती है तो, और अगर उन्होंने मना किया ना तो मम्मी उनके कान पकड़ते हुए ही उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाएगी। श्वेता अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से कहती है कि पापा प्लीज एक बार मम्मी को फोन कीजिए ना, क्योंकि मुझे मम्मी की सच में बहुत ही याद आ रही है, मैं कितने ही दिनों से उन्हें मिस कर रही हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज आप उन्हें एक बार फोन कीजिए ताकि उनकी आवाज तो सुनने को मिले। इससे पहले कि श्वेता की बात का किशन मल्होत्रा कोई भी जवाब देते कि उनके कानों में अब क्रिश की आवाज आती है। अब क्रिश कहता है कि तुम टेंशन मत लो श्वेता, जब मम्मी फ्री होंगी ना तो वो खुद ही हमें फोन कर लेगी। पापा सही कह रहे हैं, आई थिंक हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि मम्मी वहाँ पर भाई को ढूंढने के लिए गई है तो हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसा तो नहीं है ना कि मम्मी हमें प्यार नहीं करती। जैसे ही मम्मी फ्री होंगी तो वो हमें जरूर कॉल करेंगी। क्रिश की बात को सुनकर अब क्रिश की बात का जवाब देते हुए अब श्वेता फिर से कहती है लगभग 10 दिन हो गए हैं हमें मम्मी से बात किए हुए, आई होप कि वो वहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो, क्योंकि हमें तो अब तक ये भी नहीं पता कि मम्मी वहाँ पर ठीक भी है या नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन बड़ा ही घबरा रहा है, कहीं हम ये सोच रहे हो कि मम्मी पेरिस में भाई को ढूंढने के लिए गई हो और मम्मी किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। इसलिए मेरे ख्याल से हमें एक बार तो उन्हें कॉल करके पूछ ही लेना चाहिए ताकि हमें एटलीस्ट उनका हालचाल तो पता चले, क्योंकि ये तो मैं भी नहीं चाहती कि वो अपने किसी भी काम में डिस्टर्ब हो, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि हमारा भाई जल्द से जल्द हमारे पास आए, हमारे साथ रहे। श्वेता की इस बात का अब जवाब देते हुए क्रिश कहता है डोंट वरी, मम्मी ठीक ही हैं और ठीक ही होंगी, हो सकता है कि वहाँ पर मम्मी को बड़े भाई को लेकर कुछ क्लू भी मिल गया हो, वो उन्हें ही ढूंढने में बिजी हो, इसलिए ही शायद वो 10 दिन से हमें कॉल नहीं कर पा रही हो। क्रिश की ये बात सुनकर अब श्वेता कहती है कि पता नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुम जो कह रहे हो वो सच हो। और ये कहते हुए ही अब श्वेता अपने पापा से कहती है कि पापा जब आपकी मम्मी से बात हो जाए ना तो हमें भी बता देना, मुझे बड़ी ही फिक्र हो रही है मम्मी को लेकर। श्वेता की यह बात सुनकर अब क्रिश मल्होत्रा हमें अपना सिर हिला देते हैं और फिर वो सोचते हैं कि इस वक्त वहाँ पर शायद सब सो ही रहे होंगे। थोड़ी ही देर बाद अनिका को फोन करता हूँ कि वो मेरी बात अंजलि से करवा दे, क्योंकि मैं सीधे सीधे अंजलि को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे पहले अनिका को कॉल करना होगा। इधर गुलेरिया हाउस में ओमकार अपने रूम में प्रीति से फोन पर बात कर रहा था। वो उसे कह ही रहा था कि यार तुम तो मारवा हाउस जाकर मुझे भूल ही गई हो, क्योंकि तुम मारवा हाउस क्या गई, तुम तो अब मेरे लिए समय भी नहीं निकाल रही हो, ना तो मुझसे मिलने के लिए कभी आती हो। ओमकार की ये बात सुनकर अब प्रीति कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है ओमकार जी, बस थोड़ा सा काम ज्यादा है और कुछ भी ऐसी बात नहीं है, बस काम ज्यादा होने की वजह से मैं आपको कॉल नहीं कर पा रही हूँ और ना ही मिल पा रही हूँ। यहाँ ओमकार और प्रीति एक दूसरे से बात कर ही रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस के गेट पर ओमकार के मम्मी पापा की गाड़ी अब आकर खड़ी हो गई थी। ओमकार की मम्मी मिसेज शकुंतला गुलेरिया अब ओमकार के पापा मिस्टर सरवण गुलेरिया से कहती है क्या तुम्हें पक्का पता है कि राजलक्ष्मी ने अब उस डीएनए रिपोर्ट को पढ़ लिया होगा, क्योंकि वो यहाँ पर उस डीएनए रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही उन्होंने राजलक्ष्मी को राजीव गुलेरिया के कहने पर 2 डीएनए के सैंपल दिए थे कि वो उन 2 डीएनए रिपोर्ट दी थी ताकि वो उन्हें अच्छे से स्टडी कर सके।
शकुंतला की ये बात सुनकर अब श्रवण कहता है कि पूछने में क्या ही जाता है, अगर उस लड़की ने ये काम कर दिया होगा तो समझ लेना कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज में 5% के शेयर हमारे होंगे। वो बस इसी लालच है कि उन्हें जल्द से जल्द अब वो 5% शेयर मिलने वाले हैं, इसलिए उन दोनों से रुका नहीं जा रहा था और आज वो राजलक्ष्मी से उस डीएनए के बारे में पूछने के लिए यहाँ पर गुलेरिया हाउस तक पहुंच चुके थे। अब चलो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलो, ये कहते हुए ही अब वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाते हैं और अब शकुंतला भी गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाती है। कुछ ही देर में वो दोनों अब गुलेरिया हाउस के अंदर आ जाते हैं तो सामने हॉल में सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन दे रही नंदनी पर उनकी नजर जाती है। वो दोनों अब जल्दी से नंदनी के पास जाकर कहते हैं कि नंदनी बेटा राजलक्ष्मी कहाँ है। वहाँ पर उन दोनों को देखकर अब नंदनी पहले उन्हें ग्रीट करती है और फिर वो कहती है आपने चाचा जी ये क्या बात कर रहे हो। अब नंदनी कहती है कि अंकल वो तो शायद अपने रूम में ही होगी, लेकिन आप इतनी हड़बड़ी में कैसे हो, अभी ही तो आप आए हो, पहले थोड़ा सा चाय नाश्ता ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर ओमकार के माता पिता, उनका ध्यान तो बस यहाँ पर राजलक्ष्मी से मिलने का ही हो रहा था, इसलिए अब वो कहते हैं कि पहले हम एक बार उनसे मिल लेते हैं। तब नंदनी फिर से कहती है शायद वो अपने कमरे में ही होगी क्योंकि अभी ही आई है वो हॉस्पिटल से। आप एक काम कीजिए ना, आप भी हमारे साथ डिनर पर बैठ जाइए, तब तक शायद राजलक्ष्मी भी नीचे ही आ जाएगी। नंदनी की ये बात सुनकर अब श्रवण गुलेरिया कहते हैं ठीक है। अब तक धीरे धीरे सभी अब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। ओमकार वहां पर अपने मम्मी पापा को वहां पर देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर आज वो यहाँ पर भूले बिसरे गुलेरिया हाउस में कैसे आ गए हैं। उन्हें उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आज किस मनसा से वो गुलेरिया हाउस में आए हैं। और वो अब उनसे पूछता है कि क्या हुआ है, आप दोनों ठीक तो हो ना, आप दोनों यहाँ पर गुलेरिया हाउस में कैसे। ओमकार की ये बात सुनकर अब श्रवण गुलेरिया कहता है वो बस हमें राजलक्ष्मी से कुछ बात करनी है, क्या तुम्हें अब उसमें भी कोई दिक्कत है क्या। श्रवण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब फिर से ओमकार कहता है नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका भी ये घर है, आप चाहे दिन में आओ या रात में, आप कभी भी आओ, मैं कौन होता हूँ आपको यहाँ से निकालने वाला या उस पर आपत्ति जताने वाला। अब ओमकार और श्रवण ऐसे ही एक दूसरे से टोन में बातें कर रहे थे, तभी राजलक्ष्मी भी अपने कमरे से चेंज करके अभी सीढ़ियों से उतरते हुए आ जाती है। अब वो जब वहां पर राजलक्ष्मी उन दोनों को वहां पर डाइनिंग टेबल पर देखती है तो अब राजलक्ष्मी भी समझ जाती है कि आखिर ये दोनों यहाँ पर क्यों ही आए होंगे। उन दोनों को देखकर अब राजलक्ष्मी भी उन्हें ग्रीट करती है और अब राजलक्ष्मी को देखकर अब उन दोनों के चेहरे एकदम से खिल गए थे। अब वो कहते हैं कि राजलक्ष्मी हमें तुमसे कुछ बात करनी है। उनकी ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है कि हाँ चाचा जी कहिए क्या बात करनी है। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब मिस्टर श्रवण गुलेरिया कहते हैं कि बेटा यहाँ नहीं कहीं और चलते हैं क्योंकि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ये बात सुनते ही अब राजलक्ष्मी भी अपना सिर हाँ में हिला देती है। हालांकि राजलक्ष्मी अच्छी तरह से समझ रही थी कि आखिर वो यहाँ पर किस लिए ही आए होंगे। और कुछ ही देर तक अब वो डिनर फिनिश करने के बाद अब वो अपनी जगह से खड़ी होती है और अब वो कहती है कि चलिए आप दोनों। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब वो दोनों भी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और अब वो राजलक्ष्मी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। या ओमकार अब श्रेया से कहता है कि क्या बात है भाभी, ये मेरे मम्मी पापा को क्या हो गया है, मुझे ये कुछ अजीब से ही लग रहे हैं। ओमकार की ये बात सुनकर अब श्रेया कहती है ये बात तो तुम्हें उनसे ही पूछ लेनी चाहिए ना ओमकार। श्रेया की ये बात सुनकर अब ओमकार कहता है कि छोड़िए इन दोनों की बातों को। ये कहते हुए ही अब ओमकार भी अपनी जगह से उठकर बच्चों के साथ अब वहां पर खेलने लगता है। तो वहीं पिंकी और यश भी अब तक ओमकार के पास आकर खेलने लगते हैं। यहाँ श्रेया अब नंदनी की मदद करवाने के लिए लग जाती है। श्रेया अब नंदनी से कहती है कितना टाइम हो गया है ना भाभी के हम सब मिलकर कहीं बाहर नहीं गए हैं। श्रेया की ये बात सुनकर अब नंदनी कहती है कि कह तो तुम बिल्कुल ही सही रही हो, बहुत समय हो गया है हमें बस यहाँ गुलेरिया हाउस में ही रहते हुए। श्वेता और लक्ष्य की एंगेजमेंट के बाद तो हम सब यहीं पर ही बिजी हो गए हैं बच्चों में। अनिका की तो पूछो मत, पता नहीं कहाँ पर बिजी रहती है कि उसे तो हमसे बात तक करने का भी टाइम नहीं है।
नंदिनी अब श्रेया से कहती है, तुम श्वेता को फोन लगाओ, अगर वो कल फ्री हो तो हम दोनों उसे ही मिलने के लिए चले जाते हैं, इसी बदले यहाँ से भी थोड़ा बाहर निकल पाएंगे। नंदिनी की ये बात सुनकर अब श्रेया कहती है कि आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, वैसे भी राजलक्ष्मी तो अपने हॉस्पिटल के कामों में ही इतनी बिजी रहती है, इसलिए उससे तो अब क्या ही पूछ सकते हैं। और प्रीति का भी वही हाल है, क्योंकि ये दोनों तो हमारे घर में ऐसी डॉक्टर हैं कि इनके पास तो किसी भी चीज के लिए समय ही नहीं है। हम दोनों ही अब श्वेता से मिलने के लिए चले जाएंगे, इससे हमारा मूड भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। यहाँ ओमकार के मम्मी पापा भी अब तक राजलक्ष्मी के कमरे में चले जाते हैं और अब राजलक्ष्मी के कमरे का दरवाजा कमरे में अंदर जाने के बाद बंद करते हुए कहते हैं, बेटा क्या तुमने पता लगा लिया है उस डीएनए रिपोर्ट के बारे में जो हमने तुम्हें काफी दिन पहले दी थी? क्योंकि हम यहाँ पर बस वही तुमसे पूछने के लिए आए हुए हैं। ओमकार के पापा की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है कि अब मैं क्या ही कर सकती हूँ अंकल उसमें। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब मिस्टर सरवन गुलेरिया कहते हैं कि बेटा तुम बात को समझने की कोशिश करो। बेटा मैंने जो तुम्हें रिपोर्ट दी है ना, उसमें जो 30 साल का जो आदमी है उसे ब्लड कैंसर हुआ है और उसे सिर्फ उसका बेटे का बोन मैरो ही अब उसे बचा सकता है। इसलिए वो आदमी मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर पॉसिबल हो तो मैं तुम्हारी हेल्प से ही उसे बता सकता हूँ। प्लीज बेटा मना मत करना, मुझे बता दो। देखो अगर तुमने रिपोर्ट बता दी तो एक जिंदगी बच जाएगी। ओमकार के पापा यहाँ पर अब राजलक्ष्मी को एक झूठ बोलकर उसे कन्विंस करते हुए उससे वो सारी ही बातें निकलवाना चाहते हैं। हालांकि राजलक्ष्मी को अनिका ने सीधा सीधा ही मना किया था कि अभी वो इस बात को किसी से भी शेयर ना करें। ओमकार के पापा की यह बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है कि देखिए मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ कल सुबह तक मैं कुछ बता पाऊंगी। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब श्रवण गुलेरिया कहते हैं कि थैंक यू बेटा। ये कहते हुए ही वो राजलक्ष्मी के रूम से बाहर निकलकर चले जाते हैं और उसके पीछे उनकी वाइफ भी अब बाहर आ जाती है और फिर वो दोनों अब जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर शकुंतला अब कहती है कि अरे तुम अंदर राजलक्ष्मी के सामने क्या बकवास कर रहे थे? तुम तो ये भी नहीं जानते हो कि आखिर वो रिपोर्ट किसकी है जो तुमने वहां पर ये बोला कि उसको कैंसर है। अपनी पत्नी की बात का जवाब देते हुए अब श्रवण गुलेरिया कहते हैं कि इसे एक्टिंग कहते हैं भाग्यवान के, कुछ भी करके हमें बस राजीव का दिया हुआ काम पूरा करना है। अगर हम राजलक्ष्मी को अगर मैं ये सब नहीं कहता तो शायद वो हमें सुबह तक के लिए बताने के लिए भी तैयार नहीं होती, क्योंकि इतना तो मुझे पता चल चुका है कि क्योंकि राजलक्ष्मी खुद एक कितनी काबिल डॉक्टर है वो तो हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है कि शायद वो हमें जानबूझकर वो सब नहीं बता रही है। अब बस और कोई प्रॉब्लम ना हो, वो बस राजलक्ष्मी हमें सुबह तक बता दे कि आखिर वो डीएनए रिपोर्ट में क्या है और उन दोनों के बीच का क्या रिश्ता है। जैसे ही ये बात मुझे पता चलेगी मैं राजीव गुलेरिया को बता दूंगा और बदले में मैं आरजी मुझे अपने 5% के शेयर भी दे देगा। तुम समझा करो, मैंने बस उन 5% शेयर के लिए राजलक्ष्मी को ये सब कहकर कन्विंस करने की कोशिश की है। ये कहते हुए ही अब श्रवण गुलेरिया हंसने लगते हैं और फिर वो अपनी गाड़ी को अपने घर की तरफ घुमा लेते हैं। यहाँ अपने रूम में ही कंफ्यूज राजलक्ष्मी यही सोचती है कि क्या उसे अनिका को सब कुछ बता देना चाहिए।